एक चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 9 प्रकाशिक यंत्र है जिसका ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है। साधारण आवर्धक ग्लास मतलब क्या हो गया, जो कोई भी मतलब सिंपल कांच जो कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करे, बड़ा बना कर देखे। तो जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट में मिलता है इस तरह का, इसे ही बोल सकते एक तरह का साधारण ग्लास। ये भी क्या करता है, अगर इसको अक्षर के ऊपर देखेंगे तो अक्षर थोड़ा बड़ा दिखता है। कहता है इसमें क्या रहता है, तो सबसे पहला उसमें उत्तल लेंस रहता है। ये दो वो पहले क्लियर खत्म हो जाएगा। क्या रहता है उसमें, उत्तल लेंस, और साथ ही साथ क्या रहता है उसकी फोकस दूरी लंबाई कम रहती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या रहता है, तो छोटी फोकस लंबाई का, या फोकस को कहीं कहीं फोकल भी बोला जाता है, फोकल लंबाई का उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर सबको पता होगा। क्या कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। क्या हो जाएगा, तो देखो, तो लेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल भाषा में आर पार दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। ठीक है, एक तरह से हम पानी में भी आर पार देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, प्लास्टिक में देख सकते हैं। क्या मिट्टी में आर पार देख सकते हैं, मिट्टी में आर पार नहीं देख सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि मिट्टी का उपयोग जो है कांच बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश नाम दिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और वहीं मायोपिया किसका नाम है, तो निकट दृष्टि दोष का। मायोपिया क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। वहीं निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई बाकी इसका डिटेल इससे पहले बता चुके हैं इसका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो जो है कि अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पहला नंबर क्लियर हो गया कि अभिसरण लेंस मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि दर्पण में अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, वहीं जब लेंस का बात आएगा तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा जो कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ध्यान से, कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अच्छा, ऑप्शन क्या है, फोकस पर। फोकस दूरी से दुगनी मतलब क्या हो गया, 2f पर। ठीक है, अगर 2f पर रखाएगा तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। फोकस दूरी पर रखाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। फोकस दूरी से दोगुनी दूरी से अधिक का मतलब क्या हो गया कि अनंत और 2f के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच। कह रहा है फोकस बिंदु से पहले। फोकस बिंदु से पहले का मतलब क्या हो गया, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे।
देखिए पहला ऑप्शन में है कि अगर हम फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा क्या दिखाई पड़ेगा? फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस बिंदु पर रखना चाहिए, जो कि प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ फोकस बिंदु कब आता है? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। और कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। उल्टा बोल सकते हैं, और या बहुत बड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि अनंत पर बन रहा था, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 2f, फोकस दूरी से दुगनी मतलब क्या हो गया? 2f पर। तो जब 2f की बात आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 2f पर वस्तु रहेगा, 2f पर प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या बनेगा? फिर बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और साथ ही साथ उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा? फिर वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब चलिए अब क्या करें? फोकस दूरी से दुगनी से अधिक, मतलब अनंत और 2f के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच। तो इसमें क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा साथ ही साथ क्या हो जाएगा? वास्तविक बनेगा। अब कह रहा है कि फोकस बिंदु से पहले, मतलब अगर f और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के पीछे, और जब लेंस के पीछे बनता है तो सीधा बनता है, और सीधा बनेगा तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनता है, और साथ ही साथ क्या होगा? आवर्धित, मतलब बड़ा साइज का बनता है। ठीक है, चलिए चूंकि सब में 6 कंडीशन होता है तो 4 कंडीशन यहाँ देख लिए, तो 5वां कंडीशन क्या हो जाना चाहिए? तो देखो अनंत पर अभी वस्तु रखा नहीं गया है, तो वस्तु कहाँ रहना चाहिए? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और जब फोकस पर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत छोटा बनता है, फिर बहुत छोटा, और बहुत छोटा बनेगा, और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, छठा कंडीशन। छठा कंडीशन कहाँ रहना चाहिए? तो देखो अनंत पर हो गया, अनंत से और 2f के बीच हो गया, 2f पर हो गया। अब एक क्या बच गया कि f और 2f के बीच जब वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच बनेगा, और 2f जब और अनंत के बीच बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और साथ साथ क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अपना नोट्स में पूरा ये लिखा हुआ है, हालांकि इसका फिगर से देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए इसको समझिए, क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन कहाँ है कि जब वस्तु अनंत पर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये मान लो ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन हो गया? फर्स्ट कंडीशन। उसमें देखो
ये जो किरण आ रही कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही। कहीं वस्तु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये है फोकस। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो वस्तु से क्या होगा, छोटा भी बन रहा है। दूसरा कंडीशन कहाँ रहना चाहिए, तो देखो 2f यहाँ पर है और वस्तु कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन। इसमें वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f के बीच है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस दूरी ये है और 2f ये है, तो कहाँ बन रहा है ये, तो कहाँ बन रहा है, f और 2f के बीच बन रहा है। तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, साथ ही साथ वस्तु क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन अब कहाँ आ जाएगा, 2f पर आ जाएगा। ये हो गया तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में देखो वस्तु कहाँ है, ये 2f है, यहाँ पर वस्तु है। प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, 2f पर बन रहा है। जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी बराबर होगा, उल्टा दिख रहा है और साथ साथ क्या होगा, वास्तविक बनेगा। 3 कंडीशन हो गया। आधा आधा खिसकाते जाना। अब कहाँ रहेगा, 2f और f के बीच। तो देख लेते हैं 2f और f कहाँ, ये हो गया चौथा कंडीशन। इसमें वस्तु कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, जो कि f यहाँ है और 2f डैश यहाँ है, तो दोनों के बीच है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, धीरे धीरे आधा चलते जाएगा, तो 2f और अनंत के बीच। तो अब ये यहाँ भी क्या है, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। साथ साथ देखो इसकी लंबाई से कम है, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है धीरे धीरे। 2f पर जैसे ही पहुंचेंगे, 2f पर क्या हो जाता है, बराबर। 2f पर पहुंचने पर बराबर हो जाता है। 2f से पहले कम रहेगा और 2f के बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। 4 हो गया। अब ये आ गया पांचवा कंडीशन। ये पांचवा कंडीशन में वस्तु कहाँ है, तो f पर, मतलब फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्योंकि ये मेन लाइन से नीचे है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और साथ साथ क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन ये अनंत पर कहाँ जाके मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए बोल सकते इसमें प्रतिबिंब नहीं भी नहीं बनेगा। ठीक है, कि वो पता नहीं चलेगा कहाँ मिल रहा है। चलिए, और ये क्या हो गया, छठा कंडीशन। तो इसमें क्या है, अभी f पर है, अब वस्तु कहाँ रहेगा, f और ध्रुव के बीच रहेगा। देखो वस्तु यहाँ है, f यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, f और ध्रुव के बीच है। तो जब f और ध्रुव के बीच है तो दर्पण में क्या होता था, पीछे हो जाता था। दर्पण में इधर से मान लो ये रिफ्लेक्टिंग रहता था यहाँ, तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाता था। ठीक है, लेकिन लेंस में क्या है, जब प्रतिबिंब भी लेंस के उस पार बन रहा है तो सभी कंडीशन में, तो छठा कंडीशन में क्या होगा, लेंस के सामने बन जाएगा, सामने बना। और चूंकि मेन लाइन के ऊपर है क्या बन जाएगा, यही है मुख्य अक्ष का, इसके ऊपर है तो क्या बन जाएगा, सीधा। और सीधा रहेगा साथ साथ काल्पनिक बनेगा। और आकार में क्या है, बड़ा है, तो क्या बोल सकते हैं कि आवर्धित बनेगा। चलिए, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। क्या हो जाएगा आंसर, हवा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, सबसे कम है, कितना है, 1 है। हवा का क्या होता है, 1 होता है। और हीरा का मेन रूप से याद रखना है, इसका सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। कितना हो जाएगा, 2.42 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको मेन रूप से। और पानी का थोड़ा ध्यान रखना है, 1.33 या कहीं कहीं ये 4/3 भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और सर्वाधिक किसका होता है, हीरा का होता है, 2.42। चलिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक निम्न में से क्या होता है, अभी तुरंत बताया गया
क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम मतलब क्या हो गया, कि मान लो सघन माध्यम क्या हो गया, मान लो पानी हो गया और ये क्या हो गया, हवा। तो कह रहा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसी तरह पढ़े होंगे अपवर्तन का नियम में, तो क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, अच्छा बोलो सघन से अगर विरल में जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड उसका बढ़ेगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। यहीं अगर उल्टा ये रहता कि मान लो कहाँ जाता, हवा से पानी में, हवा से पानी में मतलब विरल, पानी क्या हो गया यहाँ सघन हो गया और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम। तो हवा से अगर पानी में जाएगा तो क्या होता है, तो सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा क्या होता है अंदर की ओर मुड़ता है। मतलब अगर विरल से हवा क्या हो गया विरल, अगर विरल से सघन की ओर जाएगा तब कहाँ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, तब क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और अगर सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ती है, ये नॉर्मल या अभिलंब यही एक और। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, एक्टिनोमीटर कहते हैं। सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टिनोमीटर। ठीक है, चलिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। क्या हो जाएगा आंसर, सी रोमर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर मापा था। किस तरह से मापा था, तो बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की, बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की चाल के आधार पर, इसके आधार पर क्या किया, प्रकाश के वेग को मापा गया। चलिए आगे देखिए, क्या कर रहा है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किससे निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य से निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है कि तरंग दैर्घ्य से निश्चित किया जाता है। क्योंकि देखिए श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों में विभाजित रहती है, कितने रंगों से बनी रहती है भी बोल सकते हैं, तो 7 रंगों, जिसमें और जिसका कि तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है, और जिसमें कि लाल का सर्वाधिक होता है, लाल का सर्वाधिक होगा, और इसीलिए इसका जो है कि झुकाव या अपवर्तनांक, झुकाव या अपवर्तनांक जो भी बोलो, अपवर्तनांक क्या होता है इसका, कम होता है। ठीक है, वहीं अगर बैगनी का बात करेंगे, बैगनी का, तो इसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। तो अगर लाल का सर्वाधिक होता है, बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है, तो इसका झुकाव या अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ये सबसे कहाँ रहता है, नीचे रहता है। और 7 रंग किसमें बटा रहता है, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और इसको अंग्रेजी में इसका ट्रिक क्या लिखते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ये नीचे से इसका क्रम है। V से क्या हो गया, वॉयलेट बैगनी, I से क्या हो गया, इंडिगो जामुनी, B से क्या हो गया, ब्लू नीला, G से क्या हो गया, ग्रीन हरा,
वाई से क्या हो गया येलो पीला, ओ से क्या हो गया ऑरेंज नारंगी, आर से क्या हो गया रेड लाल। कोई दिक्कत? देख लो। चलिए अगला देखिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है। तो पानी में जो है हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह, लेकिन दिखता किसके जैसा है, दिखता है उत्तल लेंस की तरह। तो इसका मतलब ये अपना व्यवहार में चेंजिंग कैसे हो रहा है, ये कौन सा टर्म आएगा। तो मान लो कि लेंस, जब किसी लेंस का अपवर्तनांक, मान लो लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है म्यू है, ठीक है, और जो द्रव यहाँ क्या कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला, इसका मतलब हवा को हम मान लो आर पार देख सकते हैं, हवा को लेंस माना गया तो उसको किस में डुबाया गया है, पानी में डुबाया गया। पानी क्या है द्रव है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या माना गया है, द्रव का अपवर्तनांक मान लो म्यू डैश माना गया। तो इसमें कितना कंडीशन पढ़ाए थे, 3 कंडीशन था। अगर मान लो म्यू मतलब लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो किसके, द्रव के अपवर्तनांक से, तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो द्रव के अपवर्तनांक से, द्रव क्या हो गया म्यू डैश, तब इस कंडीशन में क्या होता है फोकस दूरी बढ़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा मतलब लेंस का अपवर्तनांक अभी क्या है ज्यादा है किससे, तो द्रव के अपवर्तनांक से। पहला कंडीशन फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है क्षमता कम, क्योंकि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर 1/f। तो क्षमता जो है कि फोकस दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों में उल्टा संबंध रहेगा, तो क्षमता कम होगा। लेकिन ये कैसे, इसके प्रकृति पर कोई भी क्षमता कम होगा, लेकिन लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या कंडीशन बताए थे, यदि लेंस का अपवर्तनांक अब बराबर हो जाए किसके, द्रव के अपवर्तनांक से, मतलब जो लेंस का अपवर्तनांक वही द्रव का अपवर्तनांक रहेगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा उसका जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है क्षमता क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, क्षमता समाप्त हो जाएगा। और जब क्षमता समाप्त हो जाएगा तो कैसा भांति व्यवहार करेगा, वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। फिर वो लेंस का पावर क्या हो गया बिल्कुल कुछ पावर ही नहीं रहा, उसमें कुछ भी क्षमता नहीं रहा, तो कैसा व्यवहार करेगा समतल प्लेट की भांति। अब नंबर 3 आता है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक कम हो किसके, द्रव के अपवर्तनांक से। चूंकि यहाँ द्रव क्या है पानी, तो पानी का अपवर्तनांक क्या आता है 1.33, और लेंस किसको माना गया है हवा, क्योंकि हवा का बुलबुला तो पानी के अंदर, तो द्रव हो गया पानी, तो लेंस रूप में यहाँ किसको डिनोट कर रहा है हवा, तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1। तो देखिए तो जो लेंस है उसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है द्रव से कम हो रहा है, तो तीसरा कंडीशन लागू हो रहा है इस पर। तो इस कंडीशन में क्या होता है फोकस दूरी तो बढ़ेगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है क्षमता क्या होगा कम होगा, और क्षमता कम होगा, और साथ ही साथ इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, साथ ही साथ प्रकृति क्या होती है चेंज हो जाती है। और जब प्रकृति चेंज हो जाती है तो इसमें क्या होगा फिर, जब प्रकृति चेंज होगा अगर उसमें अवतल लेंस रहेगा तो कैसा भांति व्यवहार करने लगेगा उत्तल लेंस की भांति, और अगर उत्तल लेंस रहेगा तो कैसा व्यवहार करने लगेगा अवतल लेंस की भांति, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है हवा का बुलबुला, उसमें तो हवा का जो बुलबुला है वो उत्तल लेंस की भांति दिखाई पड़ता है, उत्तल लेंस की भांति क्या होता है दिखता है, उत्तल लेंस जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें तीसरा कंडीशन लागू हो रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक क्या हो रहा है कि द्रव के अपवर्तनांक से कम हो रहा है, तो व्यवहार कैसा करेगा अवतल लेंस की भांति, व्यवहार जो है कैसा करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए अपना ऑप्शन जो है कि बी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, हो गया। चलिए
चलिए क्या कह रहा है कि 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। अगर दो लेंस की क्षमता दिया रहे उसे और उसकी कुल संयोज की कुल क्षमता पूछे, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 2D 4D क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6D हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, संचार में। संचार मतलब जो भी इंटरनेट वगैरह चलता है सब में क्या किसका इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से प्रकाश को जो है कि वक्रीय मार्ग पर चलाया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है सिर्फ सीधी रेखा में गमन करती है, उसे वक्रीय मार्ग पर चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश को जो है कि किस मार्ग पर चलाया जाता है, वक्रीय मार्ग पर। वक्रीय मार्ग पर। और क्या है ऑप्टिकल फाइबर, तो देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। वो समुद्र वगैरह में बिछाया जाता है, उसी से हम लोग को क्या मिलता है, इंटरनेट वगैरह, तो उसी को ना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्या है, संचार में। तो देखो ये सब जो है ना, यही ऑप्टिकल फाइबर, ये देख को तो समझ में आ गया होगा कि किसका बारे में वर्णन हो रहा है। और इससे जो है कि समुद्र के अंदर भी बिछाया जाता है, जो कि इंटरनेट वगैरह अपना सबको मिलता है। देखो यही है, दिख रहा है ना, समुद्र के अंदर किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। न्यूज में भी पढ़ते होंगे कि समुद्र के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर का काम चल रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी एक दिखा दिए, क्लियर दिख रहा है। चलिए चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। तो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका वही न हुआ, क्या कारण इसका कई बार बता चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके वजह से क्या होता है, मृग तृष्णा मतलब हमें सड़क पर जो है कि पानी होने का भ्रम दिखता है, या रेगिस्तान में भी पानी होने का भ्रम दिखता है। धूप के समय कभी देखे होंगे रोड पर चलते हुए, लगेगा कि बहुत आगे दूर पर रोड पर पानी है, लेकिन हकीकत में रहता नहीं। वो किस घटना की वजह से होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। अब मृग तृष्णा मतलब क्या हो गया, मृग मतलब क्या समझते हैं, हिरन। ठीक है, तो उससे धोखा क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो जहां पर पानी का स्रोत कम है, ठीक है, नहीं के बराबर, वहां क्या होता है, धूप में जो है कि पेड़ का प्रतिबिंब नीचे बन जाता है जमीन पर, तो दूर से क्या लगता है सबको वहां पर पानी है, लेकिन हकीकत में वहां पानी रहता नहीं है। तो किसके कारण वैसा प्रतीत होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वैसा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। इसके आप बताए हुए नोट्स में लिखा होगा, एंडोस्कोपी किस पर कार्य करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्योंकि शरीर के आमाशय मतलब क्या हो गया, पेट एवं अन्य अंतर अंगों, मतलब शरीर के अंदर जो भी अंग है, देखते होंगे उसे जो है कि मुंह में पाइप द्वारा, उसमें कैमरा रहता है, पाइप के द्वारा अंदर का कोई भी चीज़, चूंकि हमको मान लो कोई भी चीज़ को देखना है, हम सीधा ही देख सकते हैं, क्योंकि टेढ़ा था मान लो इस तरह से हम किसी को देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अब मान लो वक्रीय मार्ग पर देखना है, मुंह से पाइप दिया, पाइप क्या होगा, धीरे धीरे पेट में जाएगा। तो इसका मतलब प्रकाश को किस मार्ग पर चलाया जा रहा है, वक्रीय में। ऐसे मुंह से आया, धीरे धीरे नीचे आया। देखो इसका डायग्राम से समझते हैं।
देखिए क्लियर दिख रहा होगा, यही हुआ एंडोस्कोपी। मतलब क्या हो गया कि शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जो भी है उसको देखना है। तो मान लो ये क्या है, ये कैमरा, इसका ये एंडोस्कोप, ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ये लगा दिया, इस तरह से गया यहाँ पेट में, तो मुंह से होते हुए कहाँ पर आया है, पेट में आया है। तो पेट में मान लो अगर यहाँ तक आया तो हम क्या डायरेक्ट अगर यहाँ पर सिर्फ कैमरा लगा देंगे, उससे हम देखेंगे तो जहाँ तक सीधे जा रहा है वहाँ तक दिखेगा, लेकिन उसके आगे फिर नीचे नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया गया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या रहता है, मान लो ये पाइप है, तो इस पर क्या रहता है, बहुत सारा आईना लगा हुआ, इस तरह जिग जैग करके आईना लगा हुआ रहता है, आईना लगा हुआ रहता है या दर्पण लगा हुआ। ये क्या होगा, मतलब आपस में मान लो यहाँ प्रतिबिंब बना, फिर ये टकरा के यहाँ बनाएगा, फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर ये आगे यहाँ, इस तरह से हम पूरा यहाँ लास्ट तक का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसके माध्यम से हम क्या होता है, यहाँ तक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर इस्तेमाल करता है, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, पेट हो गया, जो भी उसके अंदरूनी जो एंडोस्कोपी जिसे बोलते हैं, इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द से जल्द वीडियो आप सब तक पहुंच जाए। थैंक यू।